नमस्कार बच्चों। क्लास 12th में आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में रघुवीर सहाय जी को पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप लोग अपनी किताब को सामने रख लें और हम अभी शीघ्र व्याख्या शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको रघुवीर सहाय जी को। हिंदी साहित्य के इतिहास में रघुवीर सहाय जी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए भी किया, हिंदी विषय से भी एमए किया। उन्होंने दूरदर्शन में समाचार विभाग में भी काम किया। वे एक सफल पत्रकार भी थे और शायद इसीलिए उन्होंने ये पाठ लिखा कि कैमरे में बंद अपाहिज। ये मेरा मानना है कि जो भी रचनाकार होते हैं वे अपने अनुभवों को ही लिखते हैं, वे अपनी बातों को ही बताते हैं। जिसका उन्हें अनुभव है वे अपने अनुभव को ही अपनी कविताओं में उकेरना चाहते हैं, अनुभवों को ही अपनी कविताओं में दिखाना चाहते हैं। क्योंकि वो एक पत्रकार थे और इसलिए उन्होंने पत्रकारिता की ही बात इस पाठ के माध्यम से हम तक पहुंचाई। कैमरे में बंद अपाहिज। आइए पाठ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लें कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, पाठ के द्वारा मुझे संदेश क्या मिल रहा है, शिक्षा क्या मिल रही है इस पाठ के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रघुवीर सहाय जी का उद्देश्य इसमें क्या छिपा हुआ है, क्या उनका उद्देश्य सफल होगा, इसे भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह से उनका जन्म 1929 में होता है तथा निधन सन 1990 ईस्वी में हो गया। रघुवीर सहाय जी ने इस पाठ के माध्यम से ये प्रकट करना चाहा है, ये बताना चाहा है कि आज लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने आप को समाज के सामने सफल दिखाने के लिए या अपने व्यवसाय को आगे लाने के लिए या विख्यात होने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार है। वो लोगों की संवेदनाएं बेच दे रहे हैं, लोगों के आंसू बेच दे रहे हैं, लोगों के आंसू, उनकी पीड़ा, उनकी मुसीबतों को, उनके संघर्षों को सब कुछ बेच डाल रहे हैं। बस उन्हें तो सिर्फ एक चीज से मतलब है कि उनका व्यवसाय आगे हो, उनका व्यवसाय आगे हो, उनका जो चैनल हो वो आगे हो। क्योंकि इसका पूरी तरह से अनुभव है रघुवीर सहाय जी को, तो वो पत्रकारिता के ही बारे में लिखते हैं और पत्रकारों के बारे में लिखते हैं। वो उन मीडिया कर्मों के बारे में लिखते हैं जो दूसरों के आंसुओं को बेचकर खुद धन कमाना चाहते हैं और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। और किस तरह से ऐसा संभव हो पाता है, इस पाठ के माध्यम से रघुवीर सहाय जी बखूबी व्यक्त करने में सफल होते हैं। अब आइए पाठ को शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। कविता उनकी है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम चैनल पर जाते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलते हैं, हम एक समर्थ शक्तिमान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम एक समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे। ध्यान दीजिएगा, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, जो पत्रकार है, जो मीडिया कर्मी है, दूरदर्शन पर किसी अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहा है, वो उसके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है, उसके बारे में कुछ जानना चाहता है और उसके बारे में आप लोगों को भी कुछ बताना चाहता है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम एक समर्थ शक्तिवान। एक व्यंग करता है यहाँ कभी एक व्यंग कर रहा है कि जो पत्रकार है वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान समझ रहा है। इसलिए समर्थ और शक्तिवान है क्योंकि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो अपाहिज है। कमरे में बंद अपाहिज और कैमरे में बंद अपाहिज, वो तो पूरी तरह से कैमरे में बंद अपाहिज है। उसके बाहर तो उसका उस समय क्षेत्र है ही नहीं जिस समय उसका साक्षात्कार हो रहा है। हम एक समर्थ शक्तिमान, यानी यहाँ पर कवि व्यंग करना चाहता है कि ये कैसा समर्थ शक्तिमान व्यक्ति है जो एक दुर्बल को कैमरे में बंद करके
उसकी पीड़ा को बाहर निकालना चाहता है, उसकी व्यथा को बाहर निकालना चाहता है, उसकी पीड़ा पर व्यंग करके उसके आंसुओं को बाहर निकालना चाहता है। यह कैसा समर्थ शक्तिमान व्यक्ति है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम एक समर्थ शक्तिवान। ये कवि का व्यंग है कि वह पत्रकार, वह मीडिया कर्मी अपने आप को समर्थ, सक्षम समझता है, समर्थ समझता है, शक्तिमान समझता है। यद्यपि वो शक्तिमान है नहीं, यद्यपि वो शक्तिवान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो दुर्बल है, वो कमजोर है, और किस तरीके से उसके अंदर के आंसुओं को, उसकी व्यथा को, उसकी पीड़ा को बाहर निकालकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पत्रकार बड़ी अच्छी बात लिखते हैं यहाँ। एक व्यंग है कि यानी आप समर्थमान अपने को समझते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप समर्थमान हैं और शक्तिवान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम एक समर्थ शक्तिवान। हम कौन है? हम पत्रकार हैं, हम मीडिया कर्मी हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे, और वहां कोई नहीं होगा। साक्षात्कार देने वाला होगा, साक्षात्कार लेने वाला होगा, और वहां एक होगा कैमरामैन जो कैद करेगा अपने कैमरे में उस अपंग व्यक्ति की पीड़ा को। उस अपंग व्यक्ति की जो पीड़ा को कैद करेगा वह कैमरामैन होगा। साक्षात्कार मैं लूंगा, साक्षात्कार वो देगा, और साथ में देखेंगे बहुत सारे दर्शक। दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मैं पत्रकार हूं तो मैं दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं किसी भी कर, बल, छल का प्रयोग कर सकता हूं। चाहे उसमें मुझे किसी की पीड़ा बेचनी पड़े, या मुझे एकदम संवेदनहीन बन जाना पड़े, या अपने अंदर से मानवीय गुणों को समाप्त कर लेना पड़े। मैं अमानवीय हो जाऊंगा, मैं संवेदनहीन हो जाऊंगा, मैं अत्यंत क्रूर बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने व्यवसाय को बेचना है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना है, अपने चैनल को प्रसिद्धि दिलाना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से आगे फिर पत्रकार प्रश्न करता है, कैसे साक्षात्कार लेता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। सामान्य बोलचाल की भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकारों की छटा भी है। हम समर्थ शक्तिमान, अनुप्रास अलंकार, तुकबंदी के कारण गेयता का भी गुण विद्यमान है इसमें। बोलेंगे, लाएंगे, ठीक है। व्यंगात्मक शैली का बड़ा ही अच्छा प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में। आगे देखिए, तो उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? पूछने का तरीका देखिए, जो व्यक्ति अपाहिज है उससे क्यों पूछा जाता है तो क्या आप अपाहिज हैं? वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, वो तो दर्शक को भी दिखाई दे रहा है, आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति अपाहिज है। अपाहिज का अर्थ होता है जो किसी अंग से अपंग, जिसका कोई एक, जिसके किसी भी अंग में विकार हो, उसे हम अपाहिज कहते हैं, अपंग कहते हैं। तो उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? ये प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है? हमने एक बंद कमरे में एक दुर्बल को बिठा लिया, एक अपाहिज व्यक्ति को बिठा लिया, अब हम उसका साक्षात्कार ले रहे हैं। सामने बैठे हुए दर्शक हैं, उनसे उनका रूबरू करा रहे हैं, ठीक है, उनका परिचय करवा रहे हैं, के बारे में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसी अपाहिज व्यक्ति से हम प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? मेरे अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा के बारे में कोई पूछेगा तो वो पीड़ा जल्दी से मेरे मुंह से बाहर तो नहीं निकलेगी, निकले भी तो वो आंसुओं के साथ निकलेगी। अगर पीड़ा निकली भी तो आंसुओं के साथ निकलेगी, एक रुदन लेकर निकलेगी। लेकिन किस तरह संभव हो पाया है यहाँ पर? उससे पूछेंगे, किस तरह से पूछते हैं मीडिया कर्मी? देखिए, अपने व्यवसाय को किस तरह बेच रहे हैं, अपने व्यवसाय को बेच रहे हैं, अपने दूसरे के आंसुओं को बेच रहे हैं।
तो उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम पूछेंगे उससे प्रश्न, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? कैसे उसके आंसू निकलेंगे? उसकी पीड़ा को निकालेंगे। वो जब रोएगा, जब उसकी करुण कथा निकलेगी, जब व्यथा निकलेगी, जब पीड़ा निकलेगी, जब वो विलाप करेगा, तो मेरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मेरे कार्यक्रम की सफलता निर्भर है उसके रोने पर। मुझे उसको रुलाना है, उसे ही नहीं, मुझे साथ में दर्शक को भी रुलाना है। कोई भी नाटक होता है, नाटक वाले भी क्या करते हैं? क्या उनका नाटक सफल होगा? जब तक पूरी तरह से रस ना मिल जाए दर्शक को, तो क्या उनका नाटक सफल होता है? नहीं होता। कहते हैं ना कि बोर हो गई जनता, उठकर चली गई। और जनता बैठ गई, दर्शक बैठ गए, श्रोता बैठे रह गए लास्ट तक, उनको सुन रहे हैं, जनता बोर नहीं हुई, ऊब नहीं रही है जनता, दर्शक ऊब नहीं रहे हैं, यानी कार्यक्रम सफल माना जाता है। कार्यक्रम इनका सफल हो गया, ये माना जाता है। तो प्रश्न देखिए, फिर प्रश्न करते हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि वह अपाहिज कुछ बोल नहीं पा रहा है। अगर आप मेरी पीड़ा को पूछेंगे तो मैं अपनी पीड़ा को, आप मुझे इतना प्रश्न कर दे रहे हैं कि मुझे और दुखी कर दे रहे हैं, मैं दुखी हो जा रहा हूं। मुझे तो पूरी तरह से दुख परिवेष्टित कर लिया है ना, पूरी तरह से आच्छादित कर लिया मुझे। तो अब मेरे अंदर से मेरा कंठ भी अवरुद्ध हो गया, जो कुछ मैं बोलना भी चाहता हूं उसे भी नहीं बोल पाऊंगा। तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अंतिम चरण तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं अपाहिज को। देखिए कैसे उसके आंसू निकलवा रहे हैं ये पत्रकार लोग। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हम प्रसन्न होकर पूछ रहे हैं कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। हम प्रसन्न हैं और वो अपने दुख को बताएगा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह बता नहीं पाएगा। वह दुख बताइए जिसके लिए आप आए हैं, जिस दुख को आपको बताना है, जिसके लिए कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये बातें आपको वहां प्रकट करनी है। वह दुख बताइए, जल्दी बताइए। वह बता नहीं पाएगा। यहाँ भी सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, विचारों में गंभीर भाव है। अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ सुंदर प्रयोग है। अब ये भी जो पंक्तियां आपके सामने हैं, तो उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ठीक है। और प्रश्नोत्तर शैली के साथ साथ नाटकीय शैली का भी यहाँ बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग कोष्ठकों द्वारा भी प्रकट हुआ है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, बीच में लिख रहे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जल्दी से वो पत्रकार बोलता है अपने कैमरामैन को, जल्दी जल्दी इसको बड़ा दिखाओ, हो सकता है कि भी इसका दुख प्रकट हो जाए और फिर अचानक उसका दुख शांत न हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो पीड़ा है वो तुरंत फिर अंदर उसके चली जाए। जैसे ही पीड़ा निकले, जैसे मदारी नहीं होता कि सर्प निकलते ही तुरंत उसको पकड़ लो, नहीं भी भाग जाएगा। तो वैसे कैमरामैन को बिल्कुल एकदम सचेष्ट किए हुए है पत्रकार कि जैसे ही उसकी पीड़ा बाहर निकले, मुंह से बाहर नहीं निकली, उसके आंखों से निकले या उसके मुंह से निकले या उसके चेहरे से निकले, उसके भाव से निकले, कैसे नहीं, अगर उसकी पीड़ा बाहर दिखाई देती है तुरंत उसे कैमरे में कैद करो, जूम करके उसे बड़ा बड़ा करके उसके भाव को कैमरे में कैद करो, तभी तो दर्शक उस बात को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सोचिए, बताइए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? वाह, ये भी एक अजीब प्रश्न। पत्रकार इस प्रश्न तक पहुंच जाता है। सोचिए, आप पहले तो पूछते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, बताइए, जल्दी बताइए। नहीं बता पाया। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपनी बातों को याद करें, अपने कष्ट को याद करें, अपने दुखों को याद करें। वो रो देगा, फिर वो रोया नहीं कि मेरा कार्यक्रम सफल, उसके आंसू को बेचने के लिए हम परेशान हैं। वो रो दे, मेरा कार्यक्रम सफल हो जाए। सोचिए, बताइए, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? सोचिए, बताइए, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा, यानी कैसा लगता है? कितना परेशान है पत्रकार।
रघुवीर सहाय जी भी चूंकि एक पत्रकार हैं, तो इस पत्रकारिता को बड़े अच्छे ढंग से यहाँ उभारा है। और जो पत्रकार का हृदय होता है, पत्रकार हृदय कैसा होता है, उसे भी बखूबी यहाँ पर उकेरा है। पत्रकार के अंदर भावनाएं कैसी होती हैं, पत्रकार के अंदर का भाव कैसा होता है, उसके हृदय में संवेदना भी है कि नहीं है, सहानुभूति है भी कि नहीं है, कि पूरी तरह से क्रूरता ही विद्यमान है। बस उसको सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखाई दे रही है, बस अपने व्यवसाय को बेचना, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना, किसी भी हद तक मुझे गुजरना पड़े, इसका कोई ख्याल नहीं करना। तो बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा इतनी बड़ी क्रूरता, इतनी बड़ी अमानवीयता की बात कि पूरी तरह से पत्रकार यहाँ पर अपनी मानवता को खो देता है। वह मनुष्य है, वह मनुष्यता को खो देता है। और अब खुद यहाँ पर कवि लिख रहा है कि वह अपने से ही इशारा करके दिखाता है कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो बहुत ही दुखद बात है जब उसको खुद अपने द्वारा इशारा करके बताया जा रहा है कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, हम खुद इशारे करके बताएंगे क्या ऐसा। इशारा वहां पे दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे से एक दूसरे भाव से उसको जरूर बता दिया जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ इशारा करके, आंखों से इशारा करके, ऐसा भी सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यहां पर पत्रकार उस अपाहिज व्यक्ति को कहता है कि यह अवसर खो देंगे, यानी अवसर का आप लाभ उठाइए। आप इस समय दूरदर्शन पर हैं, लोग आपको देख रहे हैं और बड़े ही ध्यान से, बड़े चाव से देख रहे हैं। यानी वो इशारा करके बताता है, समझाता है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसे उसकी आंखें समझा देती हैं कि आप अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप अवसर खो देंगे। और जब आप रोएंगे तो दर्शकों में रोचकता बढ़ेगी, आपके प्रति आकर्षण होगा, वो आपको देखते ही रहेंगे। इस अवसर का लाभ हमें भी उठाने दीजिए और आप भी उठाइए। आप दूरदर्शन पर हैं, आपको लोग देख रहे हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उत्साह बढ़ा, जो रोने वाला व्यक्ति है, जो निरुत्साह हो गया, जो हतोत्साहित हो गया हो, उसमें आप उत्साह का संचार कर रहे हैं, रोने के लिए, व्यथा को बताने के लिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, क्योंकि कवि भी एक पत्रकार है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी बात को भी रख रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम यानी कौन? पत्रकार। कवि भी एक पत्रकार है, इसलिए वो कहता है हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर पत्रकार ऐसा ही उसमें कुछ कह दे, तब तो उसकी सारी पत्रकारिता ही समाप्त हो जाएगी। अगर वो दूरदर्शन के माध्यम से वहीं कैमरे में वो भी कह दे, अरे भाई इतना अपाहिज व्यक्ति रो रहा है, जो दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा रोने का आप भी प्रयास करिए, ये भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करिए, तो ऐसा पत्रकार कैसे कह सकता है? ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ कवि के कहने का ये तात्पर्य है कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी ये भी सत्य है कि दर्शक भी उस समय चाहता है कि कितनी जल्दी रोए और मुझे एक करुण रस, करुण रस की मुझे भी प्राप्ति। अगर वो नहीं रोएगा कि दर्शक भी बंद करके अपने टीवी को चला जाएगा। दर्शक भी इसी इंतजार में है कि कितनी जल्दी अपाहिज व्यक्ति रोए, जिसका साक्षात्कार हो रहा है, पत्रकार महोदय का कार्यक्रम सफल हुआ और मेरा भी देखना सफल। ठीक, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। अंततः गत्वा वो उसे रुला देगा। रुलाने का पूरा प्रयास कर रहा है पत्रकार। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, प्रश्न कर रहा है कवि। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट का भाव ही ये होता है, जब कोष्ठक में कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं
उसका अर्थ यह है कि उसे दूरदर्शन पर नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से बातें हैं जो पत्रकार अपने मन में सोच रहा है या कभी अपने बातों को व्यक्त करना चाहता है। जो पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं वो कभी अपने मनोभावों को वहां व्यक्त करता है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, करते हैं। यह नहीं पूछा जाएगा, पत्रकार वहां से ये नहीं कहेगा, वो रुलाएगा और दर्शक रोएंगे। वो ये ऐसा नहीं कह सकता है कि थोड़ा सा उत्साह अपाइश भी कर रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को उत्साहित करें, धीरे धीरे रो लेंगे दोनों लोग मेरा कार्यक्रम। तो इस तरीके से वो कार्यक्रम को सफल नहीं बनाना चाहता। ठीक है, वो पूरी तरीके से चाहता है कि मेरा कार्यक्रम सफल हो। मेरे पूछने पर मैं उसको कहूं भी ना कि तुम रो, पूछते पूछते इसको रुला दे, वो अपनी सफलता दिखाना चाहता है पत्रकार। यही कवि तो सिद्ध करना चाहता है यहाँ पर। ये कवि के इस पाठ को लिखने का जो उद्देश्य है वो यही साबित करना चाहता है कि किस तरीके से उसमें पत्रकार में अमानवीय भावनाएं आ जाती है, कैसी क्रूरता आ जाती है कि अपने आप को, अपने चैनल को, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। एक मानव दूसरे मानव की पीड़ा को बेच रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, और फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। क्योंकि बाहर से नहीं रो रहा है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा रो रही है। उस साक्षात्कार के जरिए पत्रकार रुला देता है, अंततोगत पर रुला देता है, और उसकी आंखों में एक स्वेलिंग जैसा आ जाता है, फूली जिसको यहाँ कहा जाता है, उसकी आंखें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। कहाँ से भाव प्रकट हो रहा है, पीड़ा कहाँ से दिख रही है, केवल यही आंखों से पीड़ा दिख रही है। ठीक है, जूम करो इसको, बड़ा बड़ा और दिखाओ, कैमरा बड़ा करो, बड़ा करके कैमरा केवल दो आंखों को वहां दिखा दिया। देखिए, यहाँ से आप दर्शक भी देख लेंगे, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि वह अपाहिज व्यक्ति कितना दुखी है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, जिसमें कि केवल फिर पूरे पर्दे में केवल आंख ही आंख दिखाई देगी, ऐसी बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट। यहां से भाव प्रकट हुआ तो पहले आंखों को दिखाया गया, फिर होठों से भाव प्रकट हो रहा है। मुस्कुराने का नहीं, मुस्कुराने का भाव यहां से नहीं प्रकट हो रहा है होठों से, एक कसमसाहट प्रकट हो रही है, एक पीड़ा व्यक्त हो रही है। रोने जैसी स्थिति में, जैसे मैंने भी प्रयास किया बताने, रोने जैसी स्थिति में उसके होठों से कसमसाहट, एक पीड़ा यहां से प्रकट हो रही है। उसको भी बड़ा करके दिखा दिया, एक बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कब फिर अपने मनोभावों को यहाँ कोष्ठक में लिखकर कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता है कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी जो कसमसाहट होठों पर दिखाई जा रही है, जो फूली हुई आंख की तस्वीर आपको पूरे पर्दे पर दिखाई जा रही है, आशा है निश्चित रूप से आप इसे देखकर उसके अपाहिज होने का आप दर्द समझ पाएंगे। ये उसकी पीड़ा है अंदर की निकल रही है, आप भी इस बात को समझ जाएंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। यहाँ भी भाषा का प्रयोग बड़े सरल भाषाओं का प्रयोग हुआ है, आमजन भी सामान्य भाषा को पढ़कर इसके अर्थ को समझ सकते हैं। और उर्दू शब्दावली का भी कहीं न कहीं प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। व्याख्यान शैली को करुण रस के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया गया है, और बाकी तो सारे साधारण शब्द ही हैं, बहुत ज्यादा तत्सम प्रधान शब्दावली यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक और कोशिश दर्शक देखिए, एक और कोशिश दर्शक देखिए, एक और कोशिश दर्शक देखिए, धीरज रखिए। हम दोनों एक संग रुलाने, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों।
कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुला। अब दर्शकों को धैर्य भी रखाया जा रहा है पत्रकार के द्वारा, दर्शकों को धैर्य भी बंधाया जा रहा है पत्रकार के द्वारा। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए मैं फिर अपनी कोशिश कर रहा हूँ, एक बार तो मैं विफल हो गया, एक बार मैं विफल हो गया, उसको रुला नहीं पाया, फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ, धीरज रखिएगा, मेरी कोशिश अगली फिर से जारी है, मैं इसकी पीड़ा को निकाल कर ही रहूंगा। पत्रकार की ये अंदर का भाव है, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह, हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। पत्रकार का कार्यक्रम, जो कार्यक्रम है, जो दूरदर्शन चैनल वालों का ये जो कार्यक्रम, जो कार्यक्रम की प्रस्तुति है, ये तो प्रस्तुति तभी सफल होगी, कार्यक्रम तभी सफल होगा जब दोनों एक साथ रहेंगे, दर्शक और अपाहिज। हम जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं वह व्यक्ति और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो दोनों जब एक साथ रहेंगे तब तो मेरा कार्यक्रम सफल होगा। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वह व्यक्ति जो साक्षात्कार ले रहा है, जब उसकी बहुत सारी पीड़ा को नहीं निकाल पाता है, अपाहिज व्यक्ति बस फूली हुई आंख और होठों के कसमसाहट तक ही सीमित रह जाता है, तब वो कैमरामैन को मना करता है कि बस करो, रहने दो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है। उसे अप्रत्यक्ष रूप से समझाता है कि मेरा समय बड़ा मूल्यवान है, यानी किसी की पीड़ा को वो कम से कम समय में उकेर कर लोगों के सामने रखना चाहता है। किसी की पीड़ा को, किसी के आंसुओं को, किसी की व्यथा को कम से कम समय में उसे किसी के सामने रखना चाहता है। ये भी एक पत्रकार की अच्छी निशानी। अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुरा करके फिर से कहा जाएगा पत्रकार जी के द्वारा, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस और अंत में इतना कह दीजिएगा, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। फिर ब्रैकेट में लिखता है कभी इसके आगे कि बस थोड़ी सी कसर, लिखता है उसको कोष्ठक में, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। इस बात को पत्रकार नहीं कहता, इस बात को सामने नहीं रखता, यह तो केवल कभी अपने मनोभावों को बीच बीच में प्रकट कर देता है, हमें समझाने के लिए और आपको समझाने। ठीक है, तो अंत में यहाँ पर पत्रकार अपनी बात को समाप्त कर देता है, यह कहकर कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, ये कवि के द्वारा कहा गया था। धन्यवाद, धन्यवाद कह के अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देता है। कार्यक्रम उसका वहीं तक सीमित रह गया, उसे बहुत प्रसन्नता नहीं है, वह किसी के दर्द को बाहर नहीं निकाल पाया, उसको अप्रसन्नता है, इसका कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, दर्शक खुश नहीं हुए, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो अब आप इस पर विचार करिए और आप इस पर अनुमान लगाइए कि अपने व्यवसाय के लिए क्या जरूरी है। अति संवेदनहीन हो जाना, अति संवेदनहीन हो जाना क्या जरूरी है? क्या असहिष्णु हो जाना जरूरी है? क्या इस क्रूरता को धारण करना जरूरी है? इस पाठ का जो उद्देश्य था कवि के द्वारा वो सिद्ध हुआ। उसने अपनी बात को प्रकट करने में कोई भी कसर नहीं रखी। निश्चित रूप से हमें और आप दोनों लोगों को समझ में आया यह पाठ। और इसमें जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं बेटा, देखिए आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो भाव सौंदर्य पूछा जाता है और दूसरा इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसका भाव सौंदर्य तो वो है जो आप पाठ के माध्यम से बताते हैं, उसके प्रसंग को बताते हैं, उसकी व्याख्या को बताते हैं, और जो काव्यगत सौंदर्य है वो आप अलंकार बताएंगे, भाषा शैली को बताएंगे, कहाँ पर रूढ़ शब्दों का प्रयोग है, कहाँ रचना के आधार पर कहाँ पर रूढ़ है, कहाँ पर यौगिक है, कहाँ तत्सम प्रधान शब्दावली है, कहाँ देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, उर्दू शब्दों का, कहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, रस छंद अलंकार इत्यादि बातों को आप साहित्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रकट करते हैं। ठीक है, ये आपका काव्यगत सौंदर्य, काव्य तत्व जहाँ पर पूछा जाए वहां आपको बताना है। अलंकार आप पढ़े ही हैं, जहाँ पर इसमें अलंकार है, जहाँ अनुप्रास है, यमक है, वो मैं बीच बीच में बता ही देता हूँ आप लोगों को। शब्दावली कैसी है, भाषा शैली कैसी है, ये भी मैं बीच में बता देता हूँ। पाठ के दिए गए 5 प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है,
कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? ये तो मैं पूरी पाठ की व्याख्या के दौरान ही बता दिया कि बाकी तो सारा कार्य पत्रकार कर रहा है, लेकिन पत्रकार के बीच बीच में जो कोष्ठक में रखी गई पंक्तियां हैं वो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए कवि लिखता है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना होगा, आप विचार करके लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल क्रूरता की कविता है कि किस तरीके से एक पत्रकार उसके दुखों को, उसकी पीड़ा को किस तरीके से उभारना चाहता है। आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं, क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है, कैसे देता है, आपको कैसा लग रहा है अंदर से, ये सब बातें क्या है। तो आप इन बातों को सारे पॉइंट में बना करके, इनको बिंदु बना करके आप एक विस्तृत उत्तर दे सकते हैं। हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से कवि क्या व्यंग्य किया है? कवि यह व्यंग्य किया है कि आप एक समर्थ शक्तिमान नहीं है, आप अपने को समर्थ शक्तिमान समझते हैं, लेकिन आपके सामने एक दुर्बल व्यक्ति बैठा हुआ है, कमरे में बंद है, ठीक है, वो आपके सामने अधिक बोल भी नहीं पाता, और आप तो भाई कहते हैं ना कि बोलने के आप उस्ताद हैं, आपकी भाषा शैली अच्छी है, आप तो अंतर मन की बातों को निकालने में सक्षम हैं, ये एक पत्रकार के अंदर उसका गुण है, इसका विशेष गुण है। ठीक, तो इस तरह से वो कहता है कि हम एक समर्थ शक्तिमान नहीं मानते, आप अपने को मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में दिखाया है? इस पंक्ति में कवि ने अपने व्यावसायिक स्वार्थ के भाव को स्पष्ट किया है कि पर्दे या टीवी पर समय गुजारने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है तथा धन के लिए ही दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसलिए कवि ने पर्दे पर वक्त की कीमत के बारे में बात की है। कवि ने पर्दे पर वक्त की कीमत के बारे में इसलिए बात की है, वह बहुत कम समय में वहां पर धन की आवश्यकता होती है, सही बात है। तो वह कम से कम समय में किसी की पीड़ा को निकालना चाहता है, किसी की पीड़ा को उकेरना चाहता है, ठीक है, उसे कुरेदना चाहता है। कम समय में पर्दे पर वक्त की कीमत है, उसका अधिक पैसा जो खर्च हो रहा है, वह कम समय में अधिक लाभ लेने वाला व्यक्ति है। इसके माध्यम से कवि एक और बिंदु रख रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त हुआ, कैमरे में बंद अपाहिज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां पाठ। अगले वीडियो में गजानन माधव मुक्तिबोध जी को पढ़ेंगे, सहर्ष स्वीकारा है। और आप लोगों के लिए एक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप बार बार देखिए, जहां आपको ना समझ में आए आप उसे बार बार देख सकते हैं, क्योंकि कोई लाइव क्लास तो है नहीं या कोई कक्षा तो है नहीं, एक बार जो पढ़ा दिया गया फिर से आप उसको नहीं पढ़ सकते। आप तो उन्हीं शब्दों को, उसी वाक्य को, उसी भाषा को, उसी अर्थ को बार बार इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आप पॉज करके समझ सकते हैं। तो जितना आप अच्छे ढंग से व्याख्या समझेंगे उतने अच्छे ढंग से आप उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपको नए पाठ के साथ, गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए सहर्ष स्वीकारा है। थैंक यू।